Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about statistics. This chapter is from your ninth mathematics. So in this today's lecture we are learning about graphical representation of data. Okay. ऑलरेडी आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. आपने बार ग्राफ लर्न किया था, आपने पिक्टोरिकली आपने रिप्रेजेंट किया था डेटा को. ठीक है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा by tables has already been discussed. Now let us turn our attention to another representation of data, that is the graphical representation. It is well said that one picture is better than 1000 words. मतलब एक पिक्चर से देखिए यहाँ पर अगर टेबलर फॉर्मेट में डेटा हो और एक वही डेटा अगर आपको पिक्टोरिकल फॉर्म में दिया जाए तो कौन सा अंडरस्टेबल ज़्यादा होगा, किससे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कंक्लूड कर सकते हो? करेक्ट, बाय द पिक्टोरिकल डेटा से. बिकॉज यहाँ पर जो टेबल फॉर्मेट जो होता है डेटा, वहाँ पर हम एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. अभी टेबलर फॉर्मेट में भी हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स भी देखे थे. ठीक है, आगे भी हम देखने वाले हैं. उसी डेटा को कैसे अरेंज किया जाता है, उसे कैसे और स्टैंडर्डाइज वे से बनाए, देन उसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल में कैसे किया जाता है, ये सभी बातें हमें लर्न करना है. यूजुअली कंपेरिजन्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल आइटम्स आर बेस्ट शोन बाय मीन्स ऑफ ग्राफ्स. The representation then becomes easier to understand than the actual data. We shall study the following graphical representation in this section: bar graphs, histograms of uniform width and varying width, frequency, polygons हम learn करेंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बार ग्राफ. इन अर्लियर क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड कंस्ट्रक्टेड बार ग्राफ्स. ओके, ऑलरेडी आपने स्टडी किया था बार ग्राफ कैसे होता है. यहाँ पर देखिए ये होगा हमारा एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट हो जाएगा. यहाँ पर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस यहाँ पर आ गई. देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो डेटा था हम उसे बार से ऐसे शो करते थे, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं. ओके, सो हियर वी शैल डिस्कस देम थ्रू अ मोर फॉर्मल अप्रोच. रिकॉल दैट अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ data in which usually bars of uniform width, it's a very important word, uniform width, are drawn with equal spacing between them on one axis, say the x axis. Okay, depicting the variable, the values of the variable are shown on the other axis, जैसे कि say the y axis, and the heights of bars depends on the values of the variables. Okay, so देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है. इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 students were asked about the month of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained. Okay, मतलब यहाँ पर 40 टोटल स्टूडेंट्स है, उनको हर एक को पूछा था कि आपका जो बर्थडे है कौन से मंथ में आता है. तो उन्होंने जो भी डेटा यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया होगा, तो मंथ तो यहाँ पर 12 ही होते हैं. सो जनवरी में कितने स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स है. फेब्रुआरी में कितने हैं, 4 है. तो मार्च में कितने हैं, यहाँ पर 2 है. देन अप्रैल में भी यहाँ पर 2 है. तो यहाँ पर देखिए ग्राफिकल से हम आसानी से बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से मंथ में बच्चों का बर्थडे है. तो यहाँ पर अगस्त मंथ में सबसे ज़्यादा बच्चों का बर्थडे है और सबसे कम कहाँ पर है, जून में है. ठीक है. देन यहाँ पर सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पर मंथ कौन से मंथ में बर्थडे है. तो देखिए यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 स्टूडेंट्स का बर्थडे है. यहाँ पर भी मार्च एंड अप्रैल का भी जो काउंट है वो यहाँ पर सेम मिल रहा है. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है. ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर. नवंबर में कितने बॉर्न हुए थे, तो नवंबर में बॉर्न हुए थे 4 स्टूडेंट्स. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 स्टूडेंट्स. इन विच मंथ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न. ओके, सबसे ज़्यादा अगस्त में. ठीक है, तो इसका देखिए स्टैंडर्डाइज आंसर ऐसे हम लिख सकते हैं. सो नोट दैट द वेरिएबल हियर इज द मंथ ऑफ बर्थ एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द number of students born. Okay, देखिए आपने यहाँ पर, yes, so the 4 students were born in the month of November and the maximum number of students were born in the month of August. Now let us now recall how a bar graph is constructed by considering the following example. देखिए ये वाला example number 6 है. A family with a monthly income of 20,000 rupees had planned द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर प्री वेरियस हेड्स. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है हेड्स, ग्रोसरी है, रेंट है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस है, मेडिसिन है, फ्यूल है, इंटरटेनमेंट है, मिसलेनियस यहाँ पर दिया है और इसका हमें बार ग्राफ बनाना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डिनेट एंड एब्सिस हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे. ये एक्स डैश वाई
वाई डैश यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। सो वाई डैश आ गया, ये 0 हो जाएगा। देन आप यहाँ पर 1, देन ये 2, देन ये 3, देन ये 4, 5, 6। ओके, अभी यहाँ पर आपको नंबर डालना है, आप यहाँ पर डायरेक्टली ये नेम भी डाल सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैं नंबर देता हूँ इसे, ग्रोसरी को 1, रेंट को 2, एजुकेशन को 3rd, मेडिसिन का 4, फ्यूल 5, एंटरटेनमेंट 6 एंड मिसलेनियस 7। ओके, अभी यहाँ पर आ जाएगा 1, देन ये 2, देन 3। आपको स्केल भी लिखनी है, 4, 5, 6। अभी यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा सा वेरी हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं, मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको डायग्राम भी दिखाने वाला हूँ। तो ग्रोसरी 4 है, तो ग्रोसरी का यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। तो ग्रोसरी के लिए हम यहाँ पर विड्थ क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर हर एक ग्राफ के बार की हम लेंगे, ठीक है। देन 5 है नेक्स्ट डेटा, देन ऐसे 5, ऐसे हम क्या करते हैं, बार ड्रॉ कर लेते हैं। आसान है ना ये क्वेश्चन, बहुत ही आपने ऑलरेडी किया है इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड में, ठीक है। देखिए इस तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए इसका, ये स्टेप वाइज कैसे हम बना सकते हैं। So we draw the bar graph of this data in the following steps. Note that the unit in second column is 1000 rupees. So 4 against grocery means 4000, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब 4 हमने लिखा ना, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली स्केल में भी लिख सकते थे कि यस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 था, तो 4 के जगह पर आप यहाँ पर 4 के ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 4 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। बट और आसान से हमें समझ में आए तो हम डायरेक्टली 4000 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो वी रिप्रेजेंट द हेड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस चूजिंग एनी स्केल सिंस द विड्थ ऑफ द बार इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फॉर क्लैरिटी वी टेक इक्वल विड्थ फॉर ऑल बार्स एंड मेंटेन इक्वल गैप्स इन बिटवीन। हम क्या करते हैं, जो बार यहाँ पर बनाते हैं उनका जो विड्थ है सभी का हमें क्या करना है, इक्वल ही लेना है, और इनके बीच वाला जो स्पेस है, 2 बार वाला जो उनके बीच वाला जो स्पेस है वो भी हमें मेंटेन करना होता है, ठीक है। So we represent the expenditure on the vertical axis. Since the maximum expenditure is 5000 rupees, we can choose the scale as 1 unit is equal to 1000 rupees. Okay, to represent our first head, that is grocery, we draw a rectangular bar with the width 1 unit and the height 4 units. Similarly, other hands are represented leaving a gap of 1 unit in between 2 consecutive bars. Okay, and the bar graph is drawn जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, इंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 4, देन ये 5, यहाँ पर 5, बट आपको यहाँ पर लिखना है कि एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़ में है, ठीक है। आप यहाँ पर आपको लिखना है, ओके। डायरेक्टली आप नहीं तो 1000 देन 2000 ऐसे भी स्केल डायरेक्टली ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। So here you can easily visualize the relative characteristics of the data at a glance. Okay, so for example देखिए expenditures on education is more than double that of medical expenses. Therefore in some ways it serves as a better representation of data than tabular format. ठीक है, मतलब आसानी से आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। मतलब देखिए ग्रोसरी का यहाँ पर मीडियम लेवल पे है, तो हम कह सकते हैं कि रेंट एंड एजुकेशन के लिए ज़्यादा खर्चा हो रहा है। देन यहाँ पर देखिए सेम अमाउंट में मेडिसिन एंड फ्यूल पे आ रहा है, इंटरटेनमेंट मिसलेनियस पे यहाँ पर सेम आ रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेंट एंड एजुकेशन, सबसे कम यहाँ पर इंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस पे है, ओके। तो हम यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं ग्रोसरी एंड फ्यूल का क्या कंपैरिजन है, रेंट एंड मेडिसिन का क्या कंपैरिजन है, इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन का कंपैरिजन हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट आता है हिस्टोग्राम। अभी हिस्टोग्राम इट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ बार ग्राफ, बट यहाँ पर जो बार में गैप होता है वो यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ, बट इट इज़ यूज फॉर कंटिन्यूअस क्लास, ओके। मतलब ये क्या होता है, कंटिन्यूअस क्लास के लिए बनाया जाता है। So continue class intervals. So for instance, consider the frequency distribution table 14.6 representing the weights of 36 students of a class. Okay, देखिए यहाँ पर 30.5 to 35.5, then 35.5 to 40.5, यहाँ पर डेटा नंबर दिए हैं 9, 6, 15 एंड समथिंग। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट स्केल में 30.5 लेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पर 35.5 आ जाएगा, यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसे बार बनेगा। देन 35.5 टू 40.5, सो 40.5 इसका यहाँ पर ऐसे बार बनेगा। तो ये समथिंग ऐसे हमें मैच अटैच वाले ऐसे, मतलब जो कनेक्टेड बार्स होते हैं वो हमें दिखाई देंगे, ठीक है। सो इसका देखिए यहाँ पर स्टेप्स, लेट अस रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबाउ ग्राफिकली एज फॉलो।
वी रिप्रेजेंट द वेट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखिए हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेट रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर ये जो सिंबल, ये किसका सिंबल है, अभी देखिए 0 to 30.5, ये जो स्केल है हमें इसकी ज़रूरत है क्या, नहीं है, तो हमने उसे क्या किया, जस्ट कॉम्प्रेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। ओके, टू कॉम्प्रेस दिस स्केल बिटवीन 0 to 30.5, वो उस स्केल की हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक सिंबल लगा दिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो वी कैन चूज द स्केल एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg also, since the first class intervals is starting from 30.5 and not 0, we show it on the graph by marking a kink or a break on the axis. okay, ये ध्यान में रखना है। ओके, break on the axis. So we represent the number of students or frequency on the vertical axis on the suitable scale. Since the maximum frequency is 15, we need to choose the scale to accommodate these maximum frequency. We now draw rectangles of a width equal to the class size and length according to the frequencies of the corresponding class intervals. So for example, the rectangle for the class interval 30.5 to 35.5 will be of width 1 centimeter and length 4.5 centimeter. So in this way we obtain the graph as shown. देखिए आपको यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है। So 30.5 to 35.5 इसका डेटा यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। देन 35.5 to 40.5 यहाँ पर इसका डेटा यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर समथिंग ऐसे हमने मार्क कर दिया। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 9 के लिए, यहाँ पर 6 के लिए, ये रहा यहाँ पर 15 के लिए। तो आपको यहाँ पर जो बार हमने बनाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बार ग्राफ में था वहाँ पर क्या था, गैप था, वो जो दो बार्स थे उनके बीच में गैप्स था, तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, so observe that since there are no gaps in between consecutive rectangles, the resultant graph appears like a solid figure. This is called a histogram, which is a graphical representation of a group frequency distribution with continuous classes. Also, unlike a bar graph, the width of the bar plays a significant role in its construction. Here, in fact, areas of the rectangles erected are proportional to the corresponding frequencies. However, since the width of the rectangles are all equal, the length of the rectangles are proportional to the frequencies. That is why we draw the length according to above. Okay, मतलब यहाँ पर हमने उसे according हमने बनाया था। ठीक है, so next example, a teacher wanted to analyze the performance of two sections of students in a mathematics test of 100 marks. Looking at their performance, she found that a few students got under 20 marks and few got 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying sizes as follow: 0 to 20, 20 to 30 and so on, 60 to 70, 70 to 100. Then she formed the following table. उन्होंने ऐसे टेबल बनाया। ठीक है, और हिस्टोग्राम फॉर दिस टेबल कैसे बनाएंगे, तो 0 to 27 है, तो कितना आसान है ना। यस, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनानी है। तो फर्स्ट 0 to 20 के लिए यहाँ पर हम एक ऐसे बार बनाएंगे। ठीक है, 20 to 30 का यहाँ पर डेटा आ जाएगा, इसका बार यहाँ पर आ जाएगा। देन 30 to 40 का यहाँ पर अगेन 10 है, तो यहाँ पर सेम आ जाएगा। देन 40 to 50, देखिए 40 to 50, तो इसका यहाँ पर आ जाएगा 20 डेटा, अगेन इसका अगेन 20 है। देन यहाँ पर 15 एंड देन 8 यहाँ पर है 70 to 100 का। ठीक है, तो ये आपका हिस्टोग्राम यहाँ पर बन गया। ठीक है, so carefully examine this graphical representation. Do you think that it correctly represents the data? No, the graph is giving a misleading picture. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ यहाँ पर बनाया था, इसके जो बार्स है क्या है, डिफरेंट साइज़ के। यहाँ पर देखिए इसकी विड्थ अलग है, इसकी विड्थ अलग है, इसकी विड्थ अलग है, करेक्ट ना। यस, सो as we have mentioned earlier, the areas of the rectangles are proportional to the frequencies in a histogram. So earlier these problems did not arise because the width of all the rectangles were equal, but here, since the width of rectangle are varying, the histogram above does not give a correct picture. So for example, it shows greater frequency in interval 70 to 100 than 60 to 70, which is not the case. Okay, so we need to make a certain modification in the length of the rectangle so that the areas are again proportional to the frequencies. तो यहाँ पर steps देखिए उसके, select a class interval with the minimum class size. In the example above, the minimum class size कितनी थी, 10 थी. The length of the rectangles are then modified to be proportionate to the class size 10.
So for instance, when the class size is 20, the length of rectangle is 7. So when the class size is 10, the length of the rectangle will be 7 by 20, मतलब मल्टीप्लाई विथ 10 मतलब 3.5 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. सो देखिए यहाँ पर तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने बनाया तो 0 to 20 यहाँ पर 3.5, देन 20 to 30 यहाँ पर 10, देन 30 to 40 यहाँ पर 10 एंड सो ऑन. तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, सिंस वी हैव कैलकुलेटेड दीज लेंथ of an interval of 10 marks in each case, we may call these length as proportion of students per 10 marks interval. So the correct histograms will varying width is given below. Okay, तो यहाँ पर इसे करेक्ट वाला हिस्टोग्राम हमें मिलेगा. ओके, तो यहाँ पर देखिए 3.5, यहाँ पर 3.5, देन 10 यहाँ पर, देन अगेन 10 एंड सो ऑन. ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. There is a yet another visual way of representing quantitative data and its frequencies. This is called a polygon. To see what we mean, consider the histogram represented by figure जैसे 14.3 में हमने देखा था. So let us join the midpoints of the upper sides of the adjacent rectangles of this histogram by means of line segment. Okay, तो यहाँ पर देखिए ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पर हमने जस्ट क्या किया, एक लाइन से इसे कनेक्ट कर लिया. ठीक है. सो लेट्स कॉल दिस मिड पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी. अभी यहाँ पर नेम में क्या है, पॉलीगॉन है. तो पॉलीगॉन क्या होता है, क्लोज फिगर होनी चाहिए. सो दैट्स वाई हमने ये जो फर्स्ट है एंड सेकेंड है उसे हमने क्या किया, इसे कनेक्ट कर लिया. सो इट्स मेक अ close polygon. Okay, so to complete the polygon we assume that there is a class interval with the frequency 0 before 30.5 to 35.5 and 1 after 55.5 to 60.5 and their midpoints are A and H. Okay, यहाँ पर दिख रहा है A and H आपको. Yes, so A, B, C, D, E, F, G, H is the frequency polygon corresponding to the data shown in figure. Okay, so we have shown this figure. Okay, आपको दिख रहा है यहाँ पर. So students, although there exists no class preceding the lowest class and the no class succeeding the highest class, so addition of the two class intervals with the zero frequency enables us to make the area of the frequency polygon the same as the area of the histogram. So why is to so? तो यहाँ पर हमें congruent triangle की जो properties है वो हम यहाँ पर use कर सकते हैं. Okay, so now the question arise, how do we complete the polygon when there is no class preceding the first class? Let us consider a situation. देखिए यहाँ पर consider to the marks out of 100 obtained by 51 students of a class in a test given जिस इस टेबल में दिख रहा है आपको 0 to 10 5, 10 to 20 10 है, 20 to 34 एंड सो ऑन. तो इसका देखिए ग्राफ ऐसे बनेगा. जब यहाँ पर आपको अराइज हो रहा है कि यहाँ पर बी आ रहा है तो हमें क्या करना है, जीरो के इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं ना. तो 0 to -10 में यहाँ पर इसका मिड पॉइंट पे हम कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर दिस डेटा एंड मार्क द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स एज B, C, D, E, F, G, H, I, J, K respectively. Here the first class is 0 to 100. So to find the class preceding 0 to 10, we extend the horizontal axis in the negative direction and find the midpoint of the imaginary class interval -10 to 0. The first end point, that is B, is joined to the this midpoint with the 0 frequency on the negative direction of horizontal axis. The point where this line segment meets the vertical axis is marked as A. Okay, and let L be, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर L एंड इसे हमने A मार्क कर दिया यहाँ पर. So let L be the midpoint of the class succeeding the last class of the given data. So then O, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L is the frequency polygon which is shown in figure. Okay, आपको जो इस डायग्राम में दिख रहा है ये आपका frequency polygon यहाँ पर बन गया. So frequency polygons can also be drawn independently without drawing histograms. So for this we require the midpoints of the class intervals used in data. So this midpoint of the class intervals are called class mark. उसे हम कहते हैं class mark. So to find the class mark of a class interval, we find the sum of upper limit and lower limit of the class and divide by 2. Okay, so let us consider the example. इस ये वाला example देखिए.
So in a city, the weekly observation made in a study on the cost of living index are given in the following table. So cost of living index दिया है, number of weeks यहाँ पर दिया है. So draw frequency polygon for the data above. Okay. So since we want to draw frequency polygon without histogram, let us find the class mark. हम इसकी class mark find out करेंगे हर एक का. तो 140 plus 150 divided by 2 क्या होगा? 145 होगा यहाँ पर. आसान है ना. यहाँ पर 145 होने वाला है. इसका मिड पॉइंट यहाँ पर 155, इसका 165, इसका 170. आप यहाँ पर देख के भी बता सकते हो. ओके. सो इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा. तो यहाँ पर आपको क्लास मार्क लिखना है इसका यहाँ पर. ओके. और एक टेबल बना के ध्यान में रखना है. ओके. So students, we can now draw frequency polygon by plotting the class marks along the horizontal axis, the frequencies along the vertical axis, and then plotting and joining the points B, C, D, E, F and G. So by line segment, we should not forget to plot the point corresponding to the class mark of the class 130 to 140. Okay, आपको यहाँ पर देखिए 132 यहाँ पर 140. So just before the lowest class 140 to 150. So with the zero frequency, that is A is यहाँ पर देखिए 135 0 यहाँ पर दिख रहा है आपको. Yes. And point H यहाँ पर 205 and 0. So occurs immediately G. So the resultant frequency polygon A B C D E F G H. Okay. So frequency polygons are used when the data is continuous and very large. It is very useful for comparing the two different sets of data of the same nature. For example, comparing the performance of two different sections of the same class. Okay. तो स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. उसमें हमने पहले बार ग्राफ का इंट्रोडक्शन देखा, हमने उसे रिकॉल किया और देन उसके बाद उसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो भी हमने कंसेप्ट लर्न किया. देन उसके बाद हमने हिस्टोग्राम देखा, हिस्टोग्राम क्या होता है, एंड देन हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी अंडरस्टैंड किया. ठीक है. सो आई थिंक आपको ये सभी कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.